स्वागत है आपके भाई के इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल अस्मिता स्टडी पे। और मैं आपका भाई रवि कुमार। आज बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के टॉप 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। तो टॉप 15 क्वेश्चन जो हम बताएंगे आपको, यहां से जो है बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, और बहुत सारा क्वेश्चन ये है जो एग्जाम में आपको पूछेगा। तो पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा। अगर हम 15 क्वेश्चन पे बात करेंगे तो लगभग 3-4 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन गहन अध्ययन करने के बाद जो है बनाया गया है। ठीक है, तो चलिएगा। और सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे आप लोगों का क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है मेगास्थनीज कौन था। ठीक है, मेगास्थनीज कौन था, तो ये आपका आंसर है। देखिए, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत और इतिहासकार था ना। ये जो था मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था, यूनानी राजदूत था। ये किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। किसका, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है, राजदूत था। देखिए यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर आया था। सेल्यूकस निकेटर का क्या बनकर के आया था, दूत बनकर का आया था। वह मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में कई वर्षों तक रहा। ठीक है, और ये जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी उस समय पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र में कई वर्षों तक रहा। ठीक है, आगे देखिए। और उससे भारत के समाज, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया। और ये क्या किया, जो मेगास्थनीज था वो क्या किया, भारत के राजनीतिक, ठीक है, अर्थव्यवस्था, जीवन शैली का वर्णन जो है एक पुस्तक लिखता है इंडिका। और इंडिका में जो है इस सब का वर्णन जो है बहुत ही बढ़िया तरीका से करता है। ठीक है, करा उसका वर्णन उस समय के भारत का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। और ये जो इंडिका है, इंडिका में जो ये जो भारत का वर्णन किया, तो ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है उस समय का। ठीक है, यानी कि उस समय के बारे में ये लिखा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं इंडिका को, पढ़ के और बहुत सारा जानकारी जो है, ठीक है, मौर्यकालीन भारत के बारे में प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का आप लोगों के पास। कह महाभारत की मूल कथा का संबंध किससे है ना। महाभारत की मूल कथा का संबंध पूछ रहा है, तो बताइए महाभारत की मूल कथा का संबंध क्या है। तो सिंपल लिखेंगे, महाभारत की मूल कथा का संबंध कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध से है ना। महाभारत में 2 पक्ष रहता है, एक पक्ष रहता है कौरव और एक पक्ष रहता है पांडव। ठीक है, तो कौरव और पांडव दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। महाभारत की मूल कथा तो यही है। ठीक है, आगे लिखेंगे। देखिए, यह एक धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के संघर्ष की गाथा है। महाभारत में ये जो पांडव रहता है ये सब धर्म पे चलता है, लेकिन ये जो कौरव रहता है ये सब अधर्म पे चलता है, ये सब अधर्म पे चलता है। ठीक है, तो न्याय और अन्याय दोनों के बीच के जो संघर्ष होता है उसकी गाथा है महाभारत। ठीक है, इसमें विशेष रूप से कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन है। ठीक है, महाभारत में विशेष रूप से जो है कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होता है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में युद्ध कितना दिनों तक चला था, तो 18 दिनों तक। आप लोग याद रखेंगे महाभारत का युद्ध कहां हुआ, तो कुरुक्षेत्र में। और कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिनों तक चला था। कंप्लीट है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और महाभारत की रचना किसने किया था, तो महर्षि वेदव्यास। चलिए आगे, जो कि हस्तिनापुर की राजगद्दी के लिए लड़ा गया था। और ये जो महाभारत था, ठीक है, महाभारत किसके कारण हुआ, तो हस्तिनापुर के राजगद्दी के लिए। ठीक है, हस्तिनापुर के राजगद्दी के लिए हुआ था। इस महाकाव्य के केंद्र में 5 पांडव भाई और उनके चचेरे भाई 100 कौरव। ठीक है, यानी कि कौरव की संख्या कितना था, तो 100 था। और पांडव कितने भाई थे, तो 5 भाई थे ना, पांडव 5 भाई थे। चलिए, महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें नीति, धर्म, भक्ति, राजनीति, ठीक है, परिवार और जीवन के गूढ़ रहस्य की भी शिक्षा दी गई। देखिए, महाभारत जो है एक युद्ध की कहानी नहीं है, इसमें राजनीति, इसको देखिएगा तो आपको धर्म के बारे में भी जानकारी मिलेगा, भक्ति के बारे में भी जानकारी मिलेगी, राजनीति के बारे में, और पारिवारिक जीवन के बारे में भी जो है बहुत सारा ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। तो महाभारत जो है पढ़िए या फिर देखिए, बहुत बढ़िया लगता है और समझने बुझने वाला चीज है। इसको जो है बढ़िया से देखना चाहिए सभी को। चलिए, तो ये था क्वेश्चन आपका, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेगा। चलिए
आगे 3 नंबर का क्वेश्चन है, और 3 नंबर का क्वेश्चन, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 3 नंबर क्वेश्चन करा आप लोगों का, प्राचीन भारत के वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ठीक है, प्राचीन भारत के वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। देखिए, तो प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था का जो है सामाजिकरण किया गया था। ठीक है, सामाजिक वर्गीकरण मतलब समाज में उसको अलग अलग जो है बांटा गया था। तो देखेंगे, देखिए प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक वर्गीकरण प्रणाली थी, जिसने समाज को पारंपरिक रूप से 4 मुख्य वर्गों में विभाजित किया। कितने? 4 मुख्य वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन था वो देखेंगे। देखिए, ब्राह्मण सबसे पहले आता था, ब्राह्मण। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले क्या आता था? ब्राह्मण आता था। ठीक है, देखिए यहां पे हम लिख दिए वर्ण व्यवस्था के प्रमुख वर्ग। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले कौन आता था? ब्राह्मण आता था। धार्मिक अनुष्ठान, शिक्षा और वैदिक ज्ञान के प्रसार के लिए जिम्मेदार। ठीक है, ये जो ब्राह्मण था, ये धार्मिक अनुष्ठान यानी कि कोई भी धार्मिक कार्य हम करेंगे तो इसके द्वारा संपन्न किया जाता था। शिक्षा हो या फिर वैदिक ज्ञान हो, इसका प्रचार प्रसार कौन करता था? तो ब्राह्मण करता था। ठीक है, चलिए, क्षत्रिय योद्धा और शासक, इसका काम था युद्ध लड़ेगा और शासन करेगा। ठीक है, इसका काम क्या था? युद्ध लड़ेगा और शासन करेगा। वर्ग का गठन करते थे जिनका प्राथमिक कार्य समाज की रक्षा करना था, और क्षत्रिय का प्राथमिक कार्य था, क्षत्रिय का प्राथमिक करना कार्य क्या था? समाज की रक्षा करना। और क्षत्रिय कुल के जो भी लोग होते थे वो क्या करते थे? वो करते थे क्या? जो राजा का काम करते थे या फिर युद्ध लड़ने का काम किया करते थे। ठीक है, चले, वैश्य सामान्य नागरिक, जो सामान्य नागरिक होता था, व्यापारी होता था, किसान होता था, पशुपालक होता था। ठीक है, जिसका जो है आर्थिक गतिविधियों पर क्या होता था? प्रबंध, इसका काम था जो आर्थिक गतिविधि करे, आर्थिक गतिविधि करे। ठीक है, उसका प्रबंधन करे, ये वैश्य का काम होता था। उसके बाद जो है सबसे नीचे आता था शूद्र। ठीक है, सबसे नीचे शूद्र आता था। शूद्र शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर और सेवा प्रदाता शामिल थे, जो अन्य 3 वर्णों की सेवा करते थे। और ये तीनों वैश्य का, क्षत्रिय का और ब्राह्मण का, तीनों का जो बढ़िया से सेवा पानी करता था और सबसे ज्यादा मेहनत करता था, मजदूरी करता था, वही होता था क्या? शूद्र होता था। ठीक है, चलिए देखिए, और आपका ये जो मनुस्मृति है उसमें लिखा गया है क्या? मनुस्मृति में लिखा गया है जो ब्राह्मण का जो जन्म होता है ब्रह्मा के मुख से हुआ है। कहां से हुआ है? ब्रह्मा के मुख से हुआ है। और उसके बाद ठीक है, क्षत्रिय का जन्म जो है ब्रह्मा के भुजा से हुआ है। कहां से? भुजा से, ऐसे। ठीक है, उसके बाद वैश्य, ठीक है, वैश्य का जन्म जो हुआ है ब्रह्मा के जांग से हुआ है, जंघा से। ठीक है, चलिए, उसके बाद जो है शूद्र का जन्म माना गया है जो ब्रह्मा के पैर से हुआ है। कहां से? पैर से हुआ है। ठीक है, तो ऐसा माना गया है। ये सब बात जो है ज्यादा जरूरी नहीं है, आप लोग को जो बता दिए वो जरूरी है। चलिए देखिए, कह रहा ऋग वैदिक काल में नारी की दशा कैसी थी? ऋग वैदिक काल में नारी की दशा कैसी थी? ठीक है, ऋग वैदिक काल में नारी की दशा कैसी थी? ऑब्जेक्टिव तो यहां से बनेगा ही, लेकिन सब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन जो है यहां से पूछता है। ठीक है, लिखेंगे ऋग वैदिक काल में नारी की दशा सम्मानजनक थी। ठीक है, ऋग वैदिक काल में जो है नारी की दशा बहुत ही सम्मानजनक थी। नारी का कहीं ना कहीं वहां पे बहुत ज्यादा चलता था। ठीक है, देखिए ऋग वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। ऋग वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का जो है अधिकार था, वे वेदों का अध्ययन कर सकती थी। ठीक है, वेद का भी अध्ययन जो है कर सकती थी और यज्ञों में भाग लेती थी। ठीक है, इस काल में पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी कुरीतियां नहीं थी। ये जो पर्दा प्रथा हो गया या फिर सती प्रथा हो गया, ये सब बहुत बाद आया। ठीक है, ये सब बहुत बाद आया। उस समय जो नारी सब थी, महिला का जो है, महिला को बहुत सारा अधिकार प्राप्त था। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, वेदों का अध्ययन करने का अधिकार था। ठीक है, चले, पर्दा प्रथा और सती प्रथा ये सब नहीं था। बहु विवाह का प्रचलन नहीं था। ठीक है, और बहु विवाह का भी प्रचलन नहीं था। स्त्रियां स्वतंत्रता से घूम फिर सकती थी, और स्त्री जो है अपनी स्वतंत्रता से जौन मन में आता तौन कर सकती थी, नो डाउट। चलिए, अभी जैसी स्थिति महिला के है ठीक वैसे ही ऋग वैदिक काल में थी। अभी भी महिलाएं जो है स्वतंत्र है। ठीक है, सम्मानजनक अधिकार पा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालने के लिए कह रहा है, तो देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है लगभग कितना था? 13 लाख किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसका फैलाव उत्तर में मांडा। ठीक है, मांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। उत्तर में कहा? मांडा, जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में
दाइमाबाद, कहाँ? दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। पश्चिम में सुतगेनडोर, ठीक है, ये कहाँ है? बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। और पूरब में आलमगीरपुर, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश तक था। इतना जो है फैला हुआ था। इसका क्षेत्र त्रिभुजाकार प्रतीत होता है और इस सभी क्षेत्र को अगर मिलाया जाए तो ये त्रिभुजाकार प्रतीत होता है, ठीक है। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी और ये हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। कंप्लीट है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और बढ़िया से जो है नोट करिए अपने कॉपी में और मस्त जो है याद करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता को मातृ प्रधान सभ्यता क्यों कहा जाता है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को मातृ प्रधान सभ्यता क्यों कहा जाता है? चले तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या आप लोगों का? हड़प्पा सभ्यता को मातृ प्रधान सभ्यता क्यों कहा जाता है ना? तो लिखेंगे सिंपल, हड़प्पा सभ्यता को मातृ प्रधान सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए मातृ देवी की पूजा का प्रमाण जो है यहां से मिला है ना। मातृ देवी की पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिला है ना। मातृ देवी की पूजा के स्पष्ट प्रमाण। खुदाई में बड़ी संख्या में मिली मिट्टी की मातृ देवी की मूर्तियां यह दर्शाती है कि लोग प्रजनन क्षमता, जीवन और समृद्धि के लिए देवी की आराधना करते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जो है मातृ पूजा की जाती थी और मातृ पूजा की जाती थी, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई किया गया तो यहाँ से जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है माटी की, ठीक है, हाँ मिट्टी के नहीं मातृ देवी की जो है मूर्तियां मिली है, ठीक है। जिससे ये पता चलता है जो लोग प्रजनन क्षमता और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए जो है कहीं ना कहीं मातृ देवी की आराधना किया करते थे। कंप्लीट है। चले और हड़प्पा सभ्यता में नारी शक्ति को विशेष स्थान था। नारी शक्ति का विशेष स्थान था। यह संकेत कराता है कि समाज में नारी शक्ति को विशेष स्थान प्राप्त था और धार्मिक जीवन में महिला की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। और क्योंकि नारी शक्ति की का जो यहाँ पे विशेष स्थान था इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज में नारी की शक्ति की जो है एक तरह से विशेष स्थान प्राप्त था। वहां पे जो है नारी शक्ति का पूजा किया जाता था। धार्मिक जीवन में महिला की जो भूमिका जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, ठीक है। चलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और बात करते करते हम पहुंच गए हैं 7वां क्वेश्चन पे। और 7वां क्वेश्चन आपका मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं, यही ना है। मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं? सिंपल लिखेंगे मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, का एक अत्यंत विकसित और प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। बात किया जाए मोहनजोदड़ो का तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा शहर था। सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था। और बड़ा है इसका मतलब विकसित भी होगा। बड़ा था तो विकसित तो होगा, ठीक है। विकसित स्थल था जिसका अर्थ मृतकों का टीला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। यह वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। अभी जो है ये मोहनजोदड़ो कहां चला गया? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के अंदर जो सिंध प्रांत है वहां पे चला गया और सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर। कंप्लीट है। तो ये था आप लोगों का 7 नंबर का क्वेश्चन। आगे है आपका दामिन ए कोह क्या है, ठीक है। दामिन ए कोह क्या है ना? दामिन ए कोह क्या है? सिंपल लिखेंगे दामिन ए कोह झारखंड के संताल परगना में राजमहल पहाड़ियों के नीचे का क्षेत्र था। दामिन ए कोह क्या था? तो झारखंड के संथाल परगना था, वहां पे राजमहल पहाड़ियों के नीचे जो क्षेत्र हुआ करता था उसे दामिन ए कोह कहा जाता था। कंप्लीट है। चले इसे 1832 में अंग्रेजों द्वारा एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाया गया था। और इसको जो है कब? 1832 में अंग्रेज के द्वारा जो है एक अलग प्रशासनिक इकाई जो है बना दिया गया जहां संथाल जनजाति को बसाया गया। और यहाँ पे जो है संथाल जनजाति जो भी था उसको बसा दिया गया, ठीक है। यह क्षेत्र उपजाऊ भूमि और खेती के लिए प्रसिद्ध हुआ। और ये जो क्षेत्र था दामिन ए कोह का जो क्षेत्र था ये कहीं ना कहीं उपजाऊ भूमि के लिए ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। और यहीं से 1855 में संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई और 1855 में जो संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई वो यहीं से हुई थी, ठीक है, यहीं से
हुई थी। तो इस प्रकार आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा। चले आगे बढ़ते हैं। मुगल कालीन चित्रकला की विशेषता, मुगल कालीन चित्रकला की विशेषता क्या रहा, तो सिंपल लिखेंगे, जो मुगल काल में चित्रकला का काफी विकास हुआ, मुगल काल में चित्रकला का काफी विकास हुआ। बाबर से लेकर शाहजहां तक चित्रकला में उन्नति हुई, ठीक है, यानी कि बाबर से लेकर के ये जो शाहजहां आया वहां तक जो है मुगल काल में जो है चित्रकला के विकास जो है होते रहे, ठीक है। आगे देखो, जहांगीर का दरबार हमेशा चित्रकारों से भरा रहता था, ठीक है। चले, हुमायूं जब ईरान के शाह के दरबार में गया था, कहां, ईरान के शाह के दरबार में, तो उन्हीं लोग याद रखेगा, हुमायूं जब ईरान के शाह के दरबार में गया था, ठीक है, तब वह कई चित्रकारों के संपर्क में आया, ठीक है, कई चित्रकारों के संपर्क में आया। प्रमुख चित्रकारों में सैयद अली तबरीजी, ठीक है, प्रमुख चित्रकार में ये जो था तुम्हारा, प्रमुख चित्रकार में ये जो तुम्हारा था सैयद अली तबरीजी, ख्वाजा अब्दुल समद, जगन्नाथ, केशुलाल आदि थे, ठीक है। ये सब जो है प्रमुख चित्रकार था। अकबरनामा, पंचतंत्र, महाभारत जैसी पुस्तकों को चित्रों से सजाया गया। और ये जो इतना बड़ा बड़ा जो अति था, ठीक है, किताब था, इसको जो है चित्र के द्वारा जो है सजाया गया, ठीक है, चित्र के द्वारा सजाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, महावीर स्वामी का जीवन परिचय लिखिए। महावीर स्वामी का जीवन परिचय लिखने के लिए कहा, सिंपल लिखेंगे, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। क्या बात, 24वां तीर्थंकर था। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। वैशाली के पास कुंडलग्राम में हुआ था। कहां, वैशाली के पास एक कुंडलग्राम जगह है, वहां पे इनका जन्म होता है। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, क्या नाम था, सिद्धार्थ, और माता का नाम, ठीक है, माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था, त्रिशला, याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है, जो महावीर स्वामी की माता का नाम, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, तो त्रिशला था, ठीक है। फिर से देखेंगे, महावीर स्वामी का जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे ना, ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछता है, जो महावीर स्वामी के 24वें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए, तो महावीर स्वामी। और उनका जन्म होता है भैया मेरे 1599 ईसा पूर्व में, ठीक है। कहां पे होता है, तो वैशाली के पास कुंडलग्राम में हुआ था। और उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ, और माता का नाम था त्रिशला, ठीक है। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया, और जब 30 साल के थे तो अपना घर गृह त्याग कर दिए। क्या कर दिए, गृह त्याग कर दिए, और कठोर तपस्या की, ठीक है, कितने साल तक, 12 साल के बाद, ठीक है, 12 साल तक जो है कठोर तपस्या किए। और उसके बाद जो है, और उसके बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, उनकी पावापुरी में हुई। और उनके बाद जो है वो जो है अपना उनका जो देहांत है वो कहां हो गया था, तो पावापुरी में हो गया था। कंप्लीट है। चलिए आगे वाला है आप लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोगों का, बौद्ध संगतियों का वर्णन कीजिए ना, बौद्ध संगतियों का वर्णन कीजिए। तो सिंपल देखेंगे, बौद्ध संगति बौद्ध भिक्षुओं का सभा होती थी। बौद्ध संगति होती क्या थी, तो ये बौद्ध भिक्षुओं की सभा होती थी, जहां पे जो है उसके धर्म का जो है परीक्षा लिया जाता था, और देखा जाता था जो कौन से बौद्ध के पास, कौन से भिक्षु के पास जो है कितना ज्यादा ज्ञान है धर्म का, शिक्षा, मतलब कितना ज्यादा उसके पास किस चीज का ज्ञान है, ये बारे में जानकारी ली जाती थी। तो यहां पर देखा जाए कुल 4 बौद्ध संगति हुई थी। पहला था आप लोगों का, पहला बौद्ध संगति राजगीर में हुई बुद्ध के निर्वाण के बाद, ठीक है, बुद्ध के निर्वाण के बाद हुआ था। और आगे दूसरी बौद्ध संगति है, दूसरी बौद्ध संगति हुई वैशाली में। कहां हुई, वैशाली में, अनुशासन के नियमों पर हुई। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। और चौथी बौद्ध संगति जो है कश्मीर में हुई, चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में हुई। चले अगला क्वेश्चन ये है, चवार्क का दर्शन क्या है ना, चवार्क का दर्शन क्या है, ठीक है। चवार्क का दर्शन एक नास्तिक विचार है। क्या है, नास्तिक विचार है। चवार्क दर्शन क्या है, एक नास्तिक विचार है। देखिए चवार्क क्या कहते थे, देखिए इनका क्या मानना था। देखिए चवार्क दर्शन के अनुसार केवल वही चीज सत्य है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। देखिए चवार्क क्या कहते थे, जो केवल वही चीज सत्य है, वही चीज साक्ष्य है जिसको हम साक्षात देख सकते हैं, वही चीज सत्य है जिसको हम अपने आंख से देख सकते हैं, ठीक है।
यानी जो प्रत्यक्ष है यह दर्शन आत्मा ईश्वर पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। चार्वाक दर्शन जो है ये जो आपका ईश्वर हो गया या पुनर्जन्म हो गया, ठीक है, आत्मा हो गया, ये सब पे विश्वास नहीं करता था। चार्वाक दर्शन इन सब पे विश्वास नहीं करता है, ठीक है। चार्वाक वेदों और पूजा पाठ का विरोध करता था। ये जो वेद और पूजा पाठ होता था इस सब का क्या है, विरोधी है, ठीक है। और इसके अनुसार व्यक्ति को इस जीवन में खुश रहना चाहिए, और इसके अनुसार चार्वाक के अनुसार व्यक्ति को इसी जीवन में खुश रहना चाहिए, ठीक है, इसी जीवन में खुश रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद जो है कुछ भी नहीं होता। उनका मानना यह था कि मृत्यु के बाद कुछ होने जाने वाला है नहीं, मृत्यु के बाद हमारा बॉडी जो है शेष बच जाता है, उसको भी हमारे परिवार के लोग हो या फिर गांव समाज के लोग हो उसको जला देता है, दफना देता है। कंप्लीट है। देखिए, चार्वाक दर्शन का मुख्य उद्देश्य भौतिक सुख और आनंद को प्राथमिकता देना है। चार्वाक दर्शन का मुख्य उद्देश्य यही रहा जो मनुष्य को जो है भौतिक सुख सुविधा का आनंद लेना चाहिए, ठीक है। ये कहता है भौतिक सुख सुविधा को जो है प्राथमिकता देता है। कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं। यह ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत के रूप में प्रत्यक्ष संवेदी धारणा को स्वीकार करता है। कंप्लीट है। चलिए, तो इस प्रकार आप लोग चार्वाक दर्शन जो है, चार्वाक दर्शन देख लिए ना, बहुत बढ़िया बात बताए हैं। चलिए देखो, गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में, यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में कुछ लिखना है हमको। चले तो देखते हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है तो 563 ईसा पूर्व में नेपाल का एक जगह है कपिल वस्तु, और कपिल वस्तु के अंदर एक गांव है लुम्बिनी, ठीक है। तो लुम्बिनी में जो है इनका जन्म होता है। कब होता है तो 563 ईसा पूर्व। उनके बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम सुद्योधन और माता का नाम था महामाया। उनकी माता का देहांत उनके जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। कितना दिन बाद? 7 दिन बाद हो गया, ठीक है। उनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया, जो उनकी मौसी थी। यानी कि क्या हुआ, जब गौतम बुद्ध मात्र 7 दिन के थे तो उनकी जो अपनी माता होती है महामाया, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मृत्यु होने के बाद जो है उनके पिता जो है उनकी मासी से जो है शादी करते हैं, ठीक है। उसका क्या नाम रहता है? प्रजापति गौतमी। यानी कि प्रजापति गौतमी जो है गौतम बुद्ध की मम्मी हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वही जो है इनकी मासी जो है लालन पालन करती है, किसका? गौतम बुद्ध का। चलिए आगे देखते हैं। बचपन से ही गौतम बुद्ध चिंतनशील स्वभाव के थे, ठीक है। बचपन से ही गौतम बुद्ध जो है चिंतनशील स्वभाव के थे, बहुत ज्यादा सोचते थे। उनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से करा दिया। कितना? 16 वर्ष की आयु में, ठीक है, एक सुंदर सी कन्या यशोधरा के साथ जो है इनका विवाह हो जाता है। किनका? गौतम बुद्ध का, ठीक है। आगे देखिए, जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्हें जो है एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल था। क्या था? राहुल था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, और जब वो 29 वर्ष के हुए तो अपना राजपाट पूरा छोड़ करके निकल जाते हैं वहां से, ठीक है। चले 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें गंडक नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहा? गंडक नदी, ठीक है। गंडक नदी के तट पर जो है 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 वर्ष कठिन तपस्या के उसके बाद जो है इनको जो है गंडक नदी के तट पे जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। और महावीर स्वामी को जो है कितने वर्ष तपस्या करने के बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई तो 12 वर्ष। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष। याद रखेंगे आप लोग। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए कौन? महावीर स्वामी, ठीक है। चलिए देखिए, वीर कुंवर सिंह का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। कह रहा है वीर कुंवर सिंह का संक्षिप्त परिचय देने के लिए सिंपल लिखेंगे, वीर कुंवर सिंह 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक प्रमुख नेता थे। 1857 में जो भारतीय विद्रोह हुआ उसमें वीर कुंवर सिंह जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। देखिए, उनका जन्म बिहार के भोजपुर जिले में जगदीशपुर के शाही, ठीक है, राजपूत परिवार में हुआ था, ठीक है। इनका जो जन्म होता है वीर कुंवर सिंह का, इनका जन्म होता है भाई मेरे, इनका जन्म होता है भोजपुर जिला में जगदीशपुर के,
ठीक है। भोजपुर में जगदीशपुर है, वहां पे जो है इनका जन्म होता है। ठीक है। एक बहुत बड़े राजपूत परिवार में हुआ था। ठीक है, बहुत बड़े राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था साहबजादा सिंह। क्या नाम था? साहबजादा सिंह। वह बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के मुख्य नायक, महानायक हम बोल सकते हैं। वह बिहार में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई हुई उसका मुख्य, एक तरह से मुख्य महानायक हुए। ठीक है। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व पीर अली ने किया था। 1857 में जो क्रांति हुई, ठीक है, तो यहां से जो है 1857 की क्रांति जो है इसका नेतृत्व कौन कर रहा था पटना से? तो पीर अली कर रहा था। ठीक है। और इधर आरा से कौन कर रहा था, यानी कि भोजपुर से तो वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। ठीक है। ऐसा है जो है सब जगह से, सब अलग अलग जगह से जो है कर रहा था। जैसे झांसी से जो है लक्ष्मीबाई रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, तो सब अलग अलग जगह से जो है अपना कर रहा था। ठीक है। पटना में 1857 क्रांति का अंतिम कौन कर रहा था? पीर अली। वीर कुंवर सिंह ने 25 जुलाई 1857 को दानापुर में तैनात सिपाहियों का कार्यभार संभाला और आरा में जिला मुख्यालय पर हमला किया। ठीक है। क्या हुआ? वीर कुंवर सिंह जो है 25 जुलाई 1857 को, कब? 25 जुलाई 1857 को दानापुर में जो भी सिपाही सब तैनात था उनका कार्यभार संभाले और उसके बाद जो है आरा के जिला मुख्यालय पर जो है हमला कर दिए। ठीक है। चलिए, तो ये था आपका 14 नंबर का क्वेश्चन। वीर कुंवर सिंह पर एक संक्षिप्त यानी कि छोटा सा जो है लिखना था, परिचय देना था। और आगे है 15 नंबर क्वेश्चन, करा इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है ना। इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? तो लिखेंगे सिंपल, इतिहास लेखन में अभिलेख का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। इतिहास लेखन में भाई मेरे जो अभिलेख होता है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है। देखेंगे प्राचीन काल में राजाओं के समय जो घटनाएं घटती थी, राजा उन्हें अभिलेख में लिख देता था। लिख नहीं देता था, लिखवा देता था। ठीक है, लिखवा देता था। ठीक है। जब हम अभिलेख का अध्ययन करते हैं तो हमें प्राचीन काल के इतिहास के बारे में पता चलता है। अभिलेख लिखवाने की शुरुआत अशोक ने की थी। सिंपल बात, जब हम प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो इसके लिए हमको जो है अभिलेख की आवश्यकता पड़ती है। हम अभिलेख पढ़ने के बाद ही पता कर पाते हैं जो प्राचीन काल की स्थिति कैसी थी, कौन सा राजा महान था, कौन सा राजा कमजोर था। ठीक है। और ये जो अभिलेख लिखवाने की शुरुआत किसने किया था? तो अभिलेख लिखवाने की शुरुआत जो है अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो टोटल आपका 15 के 15 क्वेश्चन जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर जो है कल एक नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट करिए और बढ़िया से याद करिए। थैंक यू।